Hello everyone. How are you? Hope you are doing good. Okay. So अभी तक हमने पॉवर्टी में क्या क्या देख लिया है? Let us recapitulate that. First, introduction, meaning of poverty, जिसमें दो देखे थे हमने, ट्रेडिशनल मीनिंग एंड मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. फिर देखा था हमने नेचर ऑफ पॉवर्टी, जिसमें था एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी. उसके बाद हमने देखा था इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, है ना. एचडीएफसी में माल नहीं है, इसीलिए कंट्री में पॉवर्टी है. अब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं दैट इंडिया इज अ पुअर कंट्री. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ज्यादा है. इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. इंडिया में भूखमरी से लोग मरते हैं. इंडिया में लोग इलिटरेट हैं. इंडिया एक बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ कंट्री है. थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम आते हैं. अब हम ये तो जानते हैं कि हम एक पुअर कंट्री है, लेकिन हम इस समस्या का समाधान तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हम फसाद की जड़ तक न पहुंचे. बिकॉज वेन एवर यू आर सपोज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू नीड टू रीच द बेस फ्रॉम वेयर दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड. सो इंडिया पुअर है, इंडिया में पॉवर्टी है, लेकिन उसका कारण क्या है ये भी तो बताओ. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी दैट वी शुड नो. जब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा तब तक हम इस डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएंगे. तो आज का हमारा टॉपिक वही है, दैट इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. लेट अस रीच टू सम कंक्लूजन कि ये पॉवर्टी है तो सही, लेकिन ये क्यों है और इंडिया में इतनी ज्यादा क्यों है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे. ओके, ऑन योर स्क्रीन. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. ओके, सबसे पहला हिस्टोरिकल रीजंस. तो हमें हमेशा शुरुआत हिस्ट्री से करनी चाहिए. एज फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि आपका नेचर इतना चिड़चिड़ा क्यों है, इतने एग्रेसिव क्यों हो आप. ठीक है, कई लोग एकदम शांत होते हैं, तो वो क्यों शांत है, तो उसकी हिस्ट्री में जाके चेक करना पड़ेगा. एज फॉर एग्जाम्पल, इफ ड्यूरिंग द एज ऑफ 25 और 26 इफ समवन इज वेरी एग्रेसिव, तो उसकी हिस्ट्री में कहीं पर बुलिंग छुपा हुआ होगा. लोगों ने उसको बचपन में काफी परेशान किया होगा, जिस कारण से ये बंदा एकदम एग्रेसिव हो चुका है. ठीक है, बुलिंग समझ में आता है ना. रैगिंग, बुलिंग, ये सारी चीजें होती है जो ताकतवर लोग कमजोर लोगों पे अपनाते हैं. सो हर चीज का कनेक्शन एक हिस्ट्री, एक बैकग्राउंड से जुड़ा होता है. और इंडिया की जो पॉवर्टी है वो भी उसकी हिस्ट्री से ही आती है. सो लेट अस सी कि अपने कंट्री का हिस्ट्री क्या कहता है. वैसे ये बात सारी आप जानते ही हैं, लेकिन फटाफट उसको हम एक समराइज्ड फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री में हमारे साथ हुआ वो एक सबसे बड़ा रीजन है ऑफ इंडिया बीइंग पुअर टुडे. बिकॉज व्हाट यू आर टुडे, योर पास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ठीक है, चलिए. In the 17th century, India was more urbanized and most commercialized nation. Can you believe? Yes, 17th century में India was called सोने की चिड़िया. ओके, द गोल्डन बर्ड हमको बोला जाता था, हमारे देश को बोला जाता था. ठीक है, और यहाँ के लोगों के बारे में भी काफी अच्छी इंप्रेशन पूरी दुनिया में थी कि इंडिया के लोग मतलब और यहां पर अगर हमें कुछ साल ट्रेड करने को भी मिल जाते हैं तो हमारी कंट्री के वारे न्यारे हो जाएंगे. ऐसा कुछ कंट्रीज के लोग, कुछ कंट्रीज की गवर्नमेंट, कुछ कंट्रीज की सत्ता मानती थी. बिकॉज इट वॉज अ ड्रीम फॉर मेनी पीपल टू बी इन इंडिया. जस्ट इमेजिन, आज जो इंडिया है और 17th सेंचुरी में जो वो था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. तो हम इतनी जबरदस्त पोजीशन से इतनी खराब पोजीशन पे आए कैसे. लेट अस सी दैट. सो वी नो आफ्टर द एंट्री ऑफ इंग्लैंड, फ्रेंच
and Dutch people and their colonial exploitation, India's agriculture and industrial situation deteriorated. बराबर, मतलब इंग्लैंड आया और वही सबसे खतरनाक कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन करके गया, क्योंकि फ्रेंच और डच भी आए थे लेकिन वो उतने ताकतवर नहीं थे, वो उतने स्ट्रेटेजिस्ट नहीं थे जितना इंग्लैंड के लोग थे. सो इंग्लैंड के लोग ज्यादा छली कपटी थे. ओके, सो एंट्री ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया resulted into everything happening negative just because we were not united. They got this benefit of divide and rule policy. वो आराम से हमको डिवाइड कर पाए थे और धीरे धीरे करके उन्होंने हमारा बिजनेस, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया और ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसमें सारा फायदा उन्हीं को हुआ और सारा नुकसान हम ही को झेलना पड़ा. ठीक है, आगे देखते हैं. ब्रिटिशर्स डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन द इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. अब आप एक बात को समझो, एग्रीकल्चरल सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है? अभी आप बोलोगे सर रेनफॉल. रेनफॉल क्यों? क्योंकि उससे क्या मिलता है? हमें पानी मिलता है और यही पानी अगर हम प्रॉपर जगह पे स्टोर करके प्रॉपर चैनल से उसको फार्म्स तक पहुंचा सकते तो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता. और ब्रिटिशर्स तो ये चाहते ही थे कि अपना एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो? डिस्ट्रॉय हो. सो पानी उन्होंने खेतों तक पहुंचने ही नहीं दिया. ये पानी पहुंचाने की फैसिलिटी को ही हम क्या बुलाते हैं बेटा? इरिगेशन फैसिलिटी. और इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करने में they did not show any interest only, and as a result of that agricultural sector में मार पड़ना चालू हो गया और धीरे धीरे systematically due to the policy of Britishers it started deteriorating and ultimately it demolished completely by the end of 1947. okay, ब्रिटिशर्स ने हमको फ्रीडम दिया, हमने स्ट्रगल किया था फ्रीडम के लिए, ये सारी बात बराबर है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि अब इस कंट्री में कुछ बचा ही नहीं है ज्यादा लूटने के लिए. तो दे ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग अप कि छोड़ दो, अभी बहुत लूट लिया और इतना लूटा कि आज आप देखो इंग्लैंड की पोजीशन क्या है और आज आप इंडिया की पोजीशन तो देख ही सकते हैं. नो डाउट वी आर अ फास्ट डेवलपिंग नेशन, बट हिस्ट्री में जो हुआ अगर वो ना होता तो आज चाइना की जगह हम होते. नो डाउट हम उतने छली कपटी नहीं होते जितने वो हैं, बट वी वुड बी रूलिंग द वर्ल्ड. ये पोजीशन आराम से होती अगर हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पुरखों ने ऐसी मूर्खामी नहीं करी होती टू इनवाइट पीपल फ्रॉम आउटसाइड एंड अलाउ डिवीजन अमॉन्ग्स्ट आवरसेल्व्स ओनली. ठीक है, खैर जो हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते. एटलीस्ट हम अभी कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिससे ये एक बेहतरीन कंट्री बने, ताकि आने वाली जनरेशंस हमको ये ना बोले कि हमने क्या किया. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस आफ्टर इंडिया बीइंग पुअर इज द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. और ये तो वेस्ट के ग्रुप्स हैं, मुगल एम्परर्स भी थे जिन्होंने हम पे हुकूमत करी. मतलब इंडियंस आर हैबिचुएटेड टू बीइंग रूल्ड बाय समवन, बीइंग टोल्ड बाय समवन, वर्किंग फॉर समवन. और ये सारी चीज हमारे ब्लड में है. इसीलिए देखना आलस हमारे बॉडी से जा ही नहीं रहा है. हमें हराम का सब कुछ चाहिए, आराम करते रहना है, हमें कोई मेहनत ज्यादा नहीं करनी है. ये हमारा साइकोलॉजी है, ये हमारा एटीट्यूड बन चुका है. ठीक है, एनीवेज जो लोग अब झाग गए वो इस देश को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाएंगे और सब अच्छा होगा. डोंट वरी. ओके, हम कुछ भी अब बुरा नहीं होने देंगे इंडिया के साथ. इससे भी ज्यादा बुरा क्या होगा? कोरोना तो आ गया. चलो आगे देखते हैं. ऑन द अदर हैंड repeated droughts, zamindari system, tenancy system,
pressure of debt, interest on loan, etc. led to increase in poverty. अब हमारा मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और उसी एक्टिविटी में क्या आया, रिपीटेड ड्राउट्स, जमींदारी सिस्टम, वो हम डिटेल में चैप्टर 10 में देखेंगे एग्रीकल्चर में कि ये क्या होता है। टेनेंसी सिस्टम भी वहां डिटेल में आएगा। प्रेशर ऑफ डेट मतलब उधारी ली थी हमने फार्मर्स ने, और वो ये उधारी चुका नहीं पाए थे, वो ये लोन को चुका नहीं पाए थे बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स वर वेरी हाई। ये सब हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था चैप्टर 7 में, ठीक है। लेकिन वो एक अलग पर्सपेक्टिव से था कि वी वर स्टडिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। अभी हम इसको किस एंगल से देख रहे हैं कि ये सारी चीज हमारे साथ हुई, इसीलिए साला हमारे कंट्री में ज्यादा क्या है, पॉवर्टी है। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन लोन हम चुका नहीं पाए, बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन हम चुका नहीं पाए, और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि रिपीटेड ड्राउट से सूखा पड़ जाता था, कभी फ्लड्स आ जाते थे, जमींदारी सिस्टम में फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। इन सब कारणों से फार्मर्स अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव कर ही नहीं पाए, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। ब्रिटिशर्स अडॉप्टेड ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच वुड बेनिफिट देम। देम मतलब खाली किसका फायदा होगा, ब्रिटिशर्स का ही फायदा होगा। तो अब एक क्वेश्चन आएगा, सर हु वर ब्रिटिशर्स टू फ्रेम दीज पॉलिसीज। वो इस पोजीशन में आए ही क्यों कि वो पॉलिसी बनाए और हम उस पॉलिसी को मान ले। तो हिस्ट्री हम सब जानते हैं, ब्रिटिशर्स एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो पहले और फिर क्या करो, रूल, हुकूमत करो, और हुकूमत जिसकी है उसी का बोल बोला जाएगा, और उसने जो बोला वो सभी को मानना पड़ेगा। वो खाली यहां पर ट्रेड करने के ऑब्जेक्टिव से आए थे कि यहां से ट्रेड कर लिया, थोड़े पैसे कमा लिए, मजा आ जाएगा, लेकिन आके देखा कि यहां पर तो किसी को एक दूसरे पे भरोसा ज नहीं है। तो इन सबको तोड़ो, और तोड़ने के बाद अपनी हुकूमत जमाओ, और वो ये हुकूमत जमा चुके अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ही ब्रिटिशर्स की हो गई, तो पॉलिसीज भी सारी वही बनाएंगे। और उनकी पॉलिसीज के सामने कोई अगर चैलेंज करता था, कोई फॉलो करने से मना करता था, तो उनका एक ही पॉलिसी था कि जो सर हमारे सामने न झुके उस सर को काट डालो। उस हद तक का इन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन किया था, उस हद तक का उन्होंने डर बना के रखा हुआ था। एंड ऑल दीज रिजल्टेड इनटू लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, इंडियन पीपल, इंडियन वेल्थ, जो भरपाई हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। सो अ मिस्टेक विच वाज डन 100-200 years ago is still having an impact today. ओके, सो क्या क्या चीजें हमने देख ली। सबसे पहला ड्राउट, ओके, और बर्डन ऑफ डेट, जिसमें फार्मर डूब जाता है, वो प्रिंसिपल पैसा भी नहीं चुका पाता, इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड गिवन लॉट ऑफ टैक्स कंसेशन एंड फ्रीडम टू सेल इन इंडियन मार्केट्स। देखा, अब पॉलिसी भी उनकी, तो उन्होंने क्या बोला कि जो गुड्स इंग्लैंड में बने हैं वो जब यहां पे आएंगे तो उस पे हम क्या देंगे, टैक्स कंसेशन देंगे, ताकि उन्हें वो ड्यूटीज ना पे करनी पड़े, उनकी कमोडिटीज यहां सस्ते में बिके, और सस्ता, सुंदर, टिकाऊ खरीदने का हमको तो पहले से बोला गया है। एंड आगे पढ़ो क्या लिखा है, फ्रीडम टू सेल इन इंडियन मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स में दे धनाधन इन इंग्लैंड प्रोडक्ट्स का सेलिंग होगा, और ये हर कोने में पहुंच सके, इसीलिए उन्होंने रेलवेज भी लाया था। आपने ये सुना होगा कि अगर ब्रिटिशर्स रेलवेज नहीं लाते ना, तो इंडिया में रेलवे 100 साल के बाद भी ना आता। ये ब्रिटिशर्स की अच्छाई नहीं थी। दे लॉन्च्ड रेलवेज विद 2 ऑब्जेक्टिव, वन वाज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड वाज पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया के हर कोने में हमें हमारे गुड्स पहुंचाने हैं और हर कोने को लूटना है।
ओके, ये उनका ऑब्जेक्टिव था, इसीलिए वो रेलवेज लेके आए ताकि गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और दूसरा, इन्होंने इसको रोजी पिक्चर फॉर्म में प्रेजेंट किया कि देखो हम रेलवेज लेके आए, हमने विकास किया, सबका साथ सबका विकास, ऐसा इन्होंने वो टाइम पे ऑब्जेक्टिव से रेलवेज लॉन्च किया कि पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने इस बात को ऐसे प्रेजेंट किया कि देखो हम कुछ लाए भी हैं आपकी कंट्री में, नई टेक्नोलॉजी, जिससे मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ गुड्स विल बिकम वेरी इजी। असल ऑब्जेक्टिव ये था कि उन्हें इंडिया के हर कोने को लूटना था, तो गुड्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड इजीली, चीपली एंड इन अ स्पीडी मैनर, एंड फॉर दैट पर्पज रेलवेज वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये कम कमीने नहीं थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Britishers gained surplus from production and sale in India, which was invested to speed up industrialization in Britain। मतलब जो भी पैसा वो लोग यहां से कमा के गए, वो पैसा सारा कहां इन्वेस्ट किया? ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलाइजेशन में उन्होंने इस पैसे को लगाया, तो वहां की इंडस्ट्रीज फटाफट ग्रो होने लगी। और यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल मोटिवेशन नहीं था, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमको अच्छे से आता था उसको भी धीरे धीरे इन्होंने नष्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। सो वॉट एवर मनी दे गेन्ड फ्रॉम इंडिया, दे इन्वेस्टेड दैट मनी टू डू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन देयर कंट्री, ताकि हम और अच्छे गुड्स बना सके और इंडिया को बेच सके और इंडिया को लूट सके, ठीक है। उसके बाद इंडियन ट्रेड and business started losing their competitive power and production power। so Indians का क्या हुआ? बुरा हाल हुआ। वो ना प्रॉपर कंपटीशन दे पाए, ना प्रॉपर प्रोडक्शन कर पाए, ना क्वालिटी मेंटेन कर पाए, ना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाए। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, स्लोली एंड स्टेडीली our small scale industries also started getting ruined and unemployment plus poverty started rising। so हमारा कॉम्पिटिटिव पावर गया, प्रोडक्शन पावर गया, क्योंकि यहां पे कोई इनोवेशंस की बात ही नहीं हुई। जो भी पैसा यहां से कमाया गया वो वहां अपनी कंट्री में इनोवेशन में लगा दिया। नई नई टेक्निक्स उन्होंने खोज ली, हमको नहीं बताया। यहां पे किसी प्रकार का कोई विकास उन्होंने नहीं किया रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर, because they had a very clear agenda on their mind, and that was to lootify India and Indian resources, ठीक है। सो हमारे यहाँ लेबरर्स भी बेबस हो गए, और जिन लेबरर्स को मैक्सिमम नौकरी मिलने का चांस था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, कॉटेज इंडस्ट्रीज में, उन इंडस्ट्रीज को ही इन्होंने नष्ट कर डाला, क्योंकि कहां उनका मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन में बनाया गया प्रोडक्ट और कहां अपने लेबरर्स का बनाया गया प्रोडक्ट इन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, दोनों के बीच में क्वालिटी को लेकर कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता था। और ऐसा नहीं था कि हम इनकेपेबल थे, हमसे ये सारी इंफॉर्मेशन छुपा के रखी थी, ये रिसोर्सेज हम तक नहीं पहुंचने दिया था, और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हम लोग ही है, बिकॉज वी वर नॉट यूनाइटेड। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, दिस इज रीजन नंबर 2। पहला रीजन हमने क्या देखा? हिस्टोरिकल रीजंस। दूसरा कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, क्योंकि रूरल एरिया में मैक्सिमम इंडिया का पॉपुलेशन रहता है, और इंडिया में पॉवर्टी है, तो मैक्सिमम पॉवर्टी कहां पे होगी? रूरल एरिया में देखने को मिलेगी, जहां मैक्सिमम लोग रहते हैं। ओके, एंड मैक्सिमम पीपल स्टे वेयर? इन द रूरल एरियाज। तो उसकी रूरल पॉवर्टी को समझने के लिए उसके कॉजेस को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ऑन योर स्क्रीन पॉइंट नंबर 8, नेचुरल कॉजेस, है ना। लेट अस सी। इन इंडिया एग्रीकल्चरल सेक्टर इज बेस्ड ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन, वेदर कंडीशंस एक्सेट्रा। तो ये तो हमको मालूम है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो किस पे डिपेंडेंट है? रेनफॉल पे। आपके यहाँ पानी कितना है, पवन कितना है ना। पवन भी इंपॉर्टेंट होता है। पवन अगर जरूरत से ज्यादा हुआ तो साइक्लोन आ जाएगा एंड इट विल डिस्ट्रॉय द एग्रीकल्चरल सेक्टर।
और विंड अगर नॉर्मल है तो इट इज फेवरेबल फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, और सनलाइट कितना आता है वो। अच्छा, जमीन में ऑलरेडी जो कंटेंट्स है उसमें कुछ फर्टिलिटी है, नहीं है, बंजर जमीन है, उपजाऊ जमीन है, इन पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंडेंट होता है। बट खाली जमीन से कुछ नहीं होगा, एनवायरमेंट को सपोर्ट करना बहुत जरूरी होगा। और एनवायरमेंट में ये तीन चीजों पे अपने को ध्यान देना है, पानी, हवा एंड सनलाइट। ओके, दे आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपने आप को ही देख लो, आपके बॉडी में ही 70% प्लस वाटर कंटेंट है। आपकी बॉडी सरवाइव किस पे करती है? ऑक्सीजन पे, हवा पे, और हमें रेगुलरली सनलाइट का एक्सपोजर भी चाहिए होता है विटामिन डी के लिए। सो लाइव ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं ये तीन चीजों पे टिके हुए हैं, पानी, हवा और सनलाइट। ओके, अंडरस्टूड। सो ये तीन चीजें इंडिया में काफी फेवरेबल थी, हैं और भविष्य में रहेंगी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो। सो नेचुरल कॉजेज में हमारे यहां हम पहले से जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज थ्री थिंग्स। नाउ व्हाट वेंट रॉन्ग? हाउ डिड दिस रिजल्ट इनटू पॉवर्टी? लेट अस रीड दैट। रिपीटेड ड्राउट, अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून। आजकल आप देख ही रहे हैं, रेन्स डोंट कम ओनली इन मॉनसून सीजन, rains come at any point of time. These are summer rains, these are winter rains. Winter rains are very dangerous for health. ऐसे भी लोग आजकल बात कर रहे हैं। You know what is the reason? The reason is we have exploited so many natural resources that जो natural process कुदरत ने डिजाइन करी थी ऑटोमेटिक, उसमें हमने आके उंगली करी है। और उंगली करोगे तो बेटा हाथ तो कटेगा ही ना। और इसीलिए कुदरत ने भी करिश्मा कर दिखाया, आप सबको घर बिठाया, कोरोना वायरस लाया, ताकि नेचर में थोड़ा बैलेंस अब वापस रिस्टोर हो सके। और ये समस्या पहले से है, ऐसा नहीं है कि ये वायरस, ऐसा वायरस पहली बार आया है। ओके, इससे पहले भी काफी सारे पेंडेमिक्स रिपीटेड बेसिस पे होते रहते हैं। हर 100 साल के बाद कुदरत का रिसाइकल बिन खाली होता है, सारा ट्रैश इस दुनिया से बाहर निकाला जाता है ताकि चीजें थोड़ी नॉर्मल हो सके और ये दुनिया थोड़ी और लंबी चल सके। ठीक है, सो रिपीटेड ड्राउट, अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून, कभी भी फ्लड्स आ जाते हैं, रिजल्ट्स इनटू लो प्रोडक्शन, लेस एंड अनसर्टेन इनकम टू एग्रीकल्चरिस्ट, हेंस पॉवर्टी इज मोर। सो आप देख सकते हैं, आपके सामने दो पिक्चर्स आ गए हैं, एक ड्राउट जहां पानी बिल्कुल नहीं है और दूसरा फ्लड्स जहां पर पानी ही पानी फिर जाता है। सो जितनी भी फार्मर्स ने मेहनत करी उस पे पानी फिर गया थ्रू फ्लड्स, और फार्मर की मेहनत बिल्कुल रंग नहीं लाएगी अगर बिल्कुल पानी अवेलेबल होगा ही नहीं तो। ठीक है, सो ऑल दीज वेर नेचुरल कॉजेज आफ्टर रूरल पॉवर्टी। रूरल एरिया में क्यों पॉवर्टी है? क्योंकि रूरल एरिया के लोग मैक्सिमम कौन सी एक्टिविटी करते हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन नेचुरल कंडीशंस एंड द नेचुरल कंडीशंस आर अनफेवरेबल, अनसर्टेन, रिजल्टिंग इनटू लो इनकम, अनसर्टेन इनकम, विच फर्दर लीड्स टू पॉवर्टी। ओके, अंडरस्टूड। चलिए फिर आगे देखते हैं डेमोग्राफिक फीचर्स। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑन वन हैंड death rate declined fast due to improvement in medical services and birth rate was still high। मतलब एक तरफ जो लोग ऑलरेडी हैं वो जाने से मना कर रहे हैं, you can't kill me, I will not die because I have backup of lot of medical facilities created by doctors of my nation। so बुजुर्ग लोग जा नहीं रहे और आने वाले फटाफट आ भी रहे हैं, वो लाने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है ना। वैसे तो बहुत कुछ है, अभी हम मान के चलते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो पुराने लोग जाने से मना कर रहे हैं और नए लोग दे धनाधन आ रहे हैं। अच्छा, इफ इनकमिंग इज कमिंग एंड आउटगोइंग इज नॉट गोइंग, देन व्हाट विल हैपन? द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज गोइंग टू राइज। मतलब देखो लिखा है, सो high population growth was noticed which did not allow
per capita income to increase. Low per capita income and big size of families led to poor quality of life. देखो लोग कितने बढ़ गए हैं, और ये लोग क्यों बढ़े? क्योंकि जाने वाले जा नहीं रहे और आने वाले दे धनाधन आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही ना। अब आप खुद सोचो, आपके पास रिसोर्सेज उतने ही हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम उतनी ही है, लेकिन आपकी फैमिली में लोग फटाफट बढ़ना चालू हो जाए, तो वही इनकम जो पहले 4 लोगों में बटती थी, अब वो इनकम 8 लोगों में बटेगी। तो पर पर्सन कंजम्पशन क्या होगा? कम होगा। पर पर्सन इनकम क्या होगी? कम होगी। पर पर्सन खर्चा करने का ताकत भी कम होगा। तो बेटा पॉवर्टी ही आएगी ना, फिर आप इस लाइफस्टाइल को सस्टेन नहीं कर पाओगे। योर फैमिली विल बी पुअर, और इसीलिए बोलते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। समझ में आ रहा है? सो ये चीजें रूरल एरिया में देखने को मिलती थी। हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड। छोटा परिवार सुखी परिवार, उन्हें क्या लगता है कि मेरे बच्चे मेरे असेट्स हैं, और इस कारण से वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, बुजुर्ग को जाने नहीं देते, है ना, और इस कारण से धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ जाता है, जिससे बर्डन बढ़ जाता है। आपने नहीं बोलते कई बार किसी लोग को, साले धरती पे बोझ है तू? वो क्यों बोझ है? वो सही में बोझ ही है, बिकॉज ही इज ऑक्यूपाइंग सो मेनी रिसोर्सेज गिवन बाय गॉड टू अस। और ये रिसोर्सेज जितने ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, उतने फटाफट ये रिसोर्सेज खत्म होंगे या रिसोर्सेज की कमी महसूस होगी, और जब भी वो कमी महसूस होगी, आप अपने आप को पुअर फील करेंगे। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 पे हम जा रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओके, पहला पॉइंट क्या देख लिया? हिस्टोरिकल रीजंस। दूसरा कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, उसमें 2 पॉइंट थे। अब तीसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसमें पहला पॉइंट लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर। ओके, पर लेबर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज लेस। और ऐसा क्यों है? लेट अस रीड दैट फर्स्ट। बिकॉज ऑफ पुअर इरिगेशन, insufficient technology, lack of education and training, low rate of investment, heavy load of population, agricultural productivity is low, due to which poverty increases. अब बात को समझो। सबसे पहला we talk about lack of irrigation facility. अब पानी जो खेतीबाड़ी के लिए जरूरी है वही आपको नहीं मिलेगा, तो फार्मर कितनी भी मेहनत कर ले, ग्रोथ होने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रोथ इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। रेनफॉल पे डिपेंडेंस आपको नहीं चाहिए, तो आपको क्या लाना चाहिए? इरिगेशन फैसिलिटीज, जिससे पानी कंट्री के हर कोने में पहुंच सके, हर फार्म में पहुंच सके, हर एग्रीकल्चरल सेक्टर तक उसका रीच होना चाहिए। और ये रीच बनाने के लिए आपको सालों लग जाएंगे, जो इंडिया में काम ही बहुत लेट शुरू हुआ है, जिस कारण से देयर आर पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज। ओके, सेकंड इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की साला हमको समझ नहीं है, एंड देयर आर पीपल इन द विलेजेस हु विल नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज दे आर एन अनएजुकेटेड माइंड, देयर विजन इज वेरी नैरो एंड दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू चेंजेस। आज आप गांव में कोई भी नया डेवलपमेंट लाना चाहेंगे ना, वो डेवलपमेंट एक्सेप्ट करने में ही उनको काफी टाइम लग जाता है, और जब एक्सेप्टेंस में ही इतना टाइम लगेगा, तो एग्जीक्यूशन में तो कितना टाइम लगेगा? कब वो इस बात को सुनेंगे, कब समझेंगे, कब ये टेक्नोलॉजी लाएंगे, और कब उस पर ऑपरेट करना सीखेंगे? दे आर नॉट ब्रॉड माइंडेड पीपल लाइक यू एंड मी हु आर एजुकेटेड, हु अडॉप्ट चेंजेस। तो वो टेक्नोलॉजी एक तो उनको समझ में नहीं आती, और समझ में आ भी गई तो उसको प्रॉपरली यूज करना नहीं पाता, वो एक डिसिप्लिन में नहीं आ सकते, और दे धनाधन मशीन को कुछ भी करेंगे जैसे ये अंकल कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर लैक ऑफ एजुकेशन, दे आर ब्लडी इलिटरेट, दे डोंट अंडरस्टैंड सिंपल बेसिक थिंग्स विच आर टू बी डन। ओके, ये क्यों हुआ? क्योंकि उनको प्रॉपर स्कूलिंग का एजुकेशन नहीं मिला, उन्हें प्रॉपर वोकेशनल एजुकेशन नहीं मिला, उन्हें प्रॉपर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको कैसे पढ़ना है ये तक नहीं मालूम।
जब ऐसे किसी इंसान में नॉलेज ही नहीं होगा, थॉट्स ही नहीं होंगे, तो वो काम में इम्प्रोवाइजेशन क्या तंबूरे में से लाएगा? ठीक है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं दैट माइंड शुड बी ट्रेंड, और ये माइंड की ट्रेनिंग ही किसी को मिलती नहीं है, तो वो जो थे वही के वही रहेंगे, जिस कारण से न उनका डेवलपमेंट होगा न उनके आजू बाजू के लोगों का। ओके। उसके बाद दे डोंट इवन हैव द मनी, मतलब अगर बुद्धि ना हो पैसा हो, अगर आपके पास सरस्वती नहीं है लेकिन लक्ष्मी है तो भी एक बार चल जाएगा। लक्ष्मी से आप ऐसे लोगों को लेके आ सकते हैं जिनके पास सरस्वती है, तो वो आपके लिए काम करेंगे, लेकिन साला पैसा भी नहीं है फार्मर्स के पास, जिस कारण से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो। अब देखो कितने सारे डिफेक्ट्स हैं, एक फार्म में पानी नहीं है, दूसरा फार्मर टेक्नोलॉजी नहीं यूज करना जानता, तीसरा फार्मर पढ़ा लिखा नहीं है, चौथा फार्मर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, फार्मर के पास पैसा नहीं है, इतने सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तो प्रोडक्टिविटी बेटा लो लेवल पे ही रहेगी ना। और जब प्रोडक्टिविटी लो है तो अपने आप इनकम लो होगी, और इनकम लो होगी तो पॉवर्टी तो बढ़ेगी ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड इकोनॉमिक फैक्टर्स कंटिन्यूड है, उसका सेकंड पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। ओके, उसको पढ़ते हैं। ऑन वन हैंड जमींदार्स हु वेर ओनर्स ऑफ लैंड were not directly working in agricultural sector, and on the other hand tenants who were working were not the owners, so none of them were interested to invest in agricultural sector, so the poverty increased. अब ये पूरा पढ़ के तो आपको समझ में आया नहीं है, शॉर्ट में आपको समझाता हूं। जब कोई मालिक खुद के लिए काम करता है ना, तो उसकी एफिशिएंसी एक अलग लेवल पे होती है, क्योंकि मालिक भी मैं हूं, काम भी मैं ही कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं ये अपने लिए कर रहा हूं, एक अलग एफिशिएंसी आएगा। लेकिन मालिक को जब दूसरों से काम करवाना होता है, जो आप ओसीएम में पढ़ चुके हो, मैनेजमेंट मींस द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। क्यों दूसरों से काम करवाना पड़ता है? क्योंकि वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं, खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे हैं। सो उनसे हमें काम करवाना पड़ेगा क्योंकि वो एम्प्लॉय है। लेकिन ओनर को कभी बोलना नहीं पड़ता कि तू काम पे लग, वो अपने आप अपनी जवाबदारी समझ के काम कर ही लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा ग्रोथ मेरे काम से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या होता था, जमींदार्स हु वर द ओनर्स ऑफ लैंड बैठे बिठाए कमाते थे, और जमीन पे काम कौन करता था? टेनेंट्स, जो फार्मिंग जानता है, लैंडलेस लेबरर्स थे, उनको काम पे लगाया गया। और पता है शेयरिंग क्या होता था? अगर 100 रुपया कमाया तो 70 रुपीज विल गो टू द जमींदार, द ओनर ऑफ लैंड। इस लैंडलेस लेबरर को खाली कितना मिलता था? 30 रुपया मिलता था। पूरा टाइम खेत में हल कौन चलाए? टेनेंट। पूरा टाइम उन क्रॉप्स का ध्यान कौन रखे? टेनेंट। लेकिन फिर भी एक भारी मात्रा का अमाउंट उन्हें जमींदार को देना पड़ता था। अब मैं आपसे अगर ये कहूंगा कि आपको मैंने इतना सारा नॉलेज दिया, ये नॉलेज लेकर आप एक अच्छी डिग्री अचीव कर लेंगे, और भविष्य में जब आपको नौकरी मिलेगी ना, उसकी जो सैलरी होगी उसमें से 70% मेरे को दे देना और 30% खुद रखना। दिन रात मेहनत तुम करना, बैठे बिठाए पैसा मैं लूंगा आपसे। क्योंकि लॉजिक है, सुनो, क्योंकि मैंने आपको अगर ये चीजें नहीं सिखलाई होती तो आप 11th 12th क्लियर नहीं करते, बीकॉम में नहीं जाते, बीबीए नहीं करते, सीए नहीं करते, सीएस नहीं करते, एमबीए नहीं करते। ये सारी सक्सेस की सीढ़ियां पार कराने का बीड़ा मैंने उठाया था या किसी और टीचर ने उठाया था। ओके, सो जो भी तुम हो आज वो हमारे कारण हो। तो फटाक से जब भी जो पैसा कमाओ उसमें से 70% मेरे को दे देना, 30% तुम रखना। अगर मैं ये कहूं आपको, आप लोग अभी भी जब मैं ये बोल रहा था ना, मन ही मन हंस रहे थे। मन ही मन क्या, अभी तो मैं सामने हूं नहीं तो बिंदास हंस सकते हैं, ठीक है, कि ये लंगूर क्या बोल रहा है। ओके, ऐसा तो कभी होता है क्या? हाँ, मैं जानता हूं नहीं होता, और मैं ये मान भी नहीं सकता कि आप लोगों ने
ये स्टेटमेंट सुन लिया और इसको अभी समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यू ऑल्सो नो फॉर गिविंग अवर सर्विसेज वी ब्लडी चार्ज फीस फ्रॉम यू एंड वी कैन नॉट क्लेम एनीथिंग एल्स अदर देन अवर फीस। क्योंकि ये कोई ज्ञान मैंने आपको मुफ्त में नहीं बांटा। हाँ, यूट्यूब पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस ज्ञान को फ्री में ले रहे हैं, लेकिन वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, और वो भविष्य में जब भी कुछ बनेंगे तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो अपनी इनकम का कोई हिस्सा मेरे को दे। ऐसा मैं अगर एक्सपेक्टेशन रखता हूं ना तो मैं बेवकूफ हूं। ओके, सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी में यही था, जमींदार के पास सारी जमीनें थी और लैंडलेस लेबरर्स को इन जमीन पे काम करवाया जाता था। वो मजबूरी में आके ये सारा काम करते थे और एक अच्छा खासा हिस्सा वो ये जमींदार ओनर्स ऑफ लैंड को दे देते थे, अपनी मेहनत का किसी और को खिलाते थे, जिस कारण से क्या हुआ, रिच बिकेम रिचर एंड पुअर बिकेम पुअर। अब इसकी साइकोलॉजी को समझो। इस भावना को समझने के लिए आपको एक वीडियो दिखाता हूं विच इज ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है, ऑन योर स्क्रीन। जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, इस बात का बस हुआ मुझको, थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अब इस गाने में एक इमोशन है, लेकिन वो इमोशन नहीं बात कर रहा हूं मैं, लड़का लड़की की बात नहीं। अब डायलॉग जरा ध्यान से रिलेट करो अपने टॉपिक से। लड़कियों के मामले में ऐसा है कि जो हमको चाहिए उसको हम नहीं चाहिए, विच मीन्स यहां पे जो काम कर रहा है वो ओनर नहीं है। ओके, और फिर क्या लिखा कि जिसको हम चाहिए वो किसको चाहिए, मतलब जो ओनर है उसे काम नहीं करना। रिलेशन बैठा। सो जो काम करना चाहता है वो साला ओनर नहीं है, और जो ओनर है वो काम नहीं करना चाहता। लॉजिक, साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी से हुआ क्या, जो गाना उसके बाद आया वो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा दोनों सोचेंगे। फार्मर जो है वो ये सोचेगा कि मैं इस जमीन पे काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, अब मैं इसी में इन्वेस्ट करूं, क्यों, मुझे क्या। ये एटीट्यूड फार्मर्स का होगा, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं उसका वैसे भी 70% साला मेरे को जमींदार को देना पड़ रहा है। और जमींदार क्या सोचेगा, वो सोचो कि यार मेरे को तो फ्री में विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स इतना मिल रहा है ना, मैं उसी में खुश हूं, मुझे कोई प्रकार का डेवलपमेंट नहीं करना। तो होगा क्या, ना फार्मर वुड बी इंक्लाइन टू इन्वेस्ट इन दिस, ना ही जमींदार वुड बी इंक्लाइन टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ट्रेडिशनल टेक्निक से जो प्रोडक्शन चला आ रहा है वो प्रोडक्शन वैसे ही चलेगा। ना कोई इरिगेशन में इन्वेस्ट करेगा, ना केमिकल फर्टिलाइजर्स में इन्वेस्ट करेगा, ना पेस्टिसाइड्स में इन्वेस्ट करेगा, ना ही कोई नए तौर तरीकों में इन्वेस्टमेंट होगा। So traditional farming will only continue, and this cannot continue beyond a specific point of time. If it continues, the things are not going to give you good results. इसीलिए प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, लो, because bloody there is no motivation to work, not to the farmer, neither to the जमींदार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट करने वाली इंडस्ट्री कौन सी, जो लेबरर्स को काम पे रखे। लेबरर्स को सबसे ज्यादा काम पे कौन सी इंडस्ट्रीज रखेंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। और इंडिया में सरप्लस में क्या था, लेबर, तो हमें ध्यान किस पे देना चाहिए था, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए था, है ना। ऐसा हमने किया कि नहीं किया, लेट अस सी दैट। इन सेकंड 5-year प्लान मोर इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। इन रूरल एरियाज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज
which contribute maximum to employment, output and income were ignored. मतलब हमने ध्यान किस पे दिया? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे, हैवी इंडस्ट्रीज पे, बेसिक इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, है ना, इन सब पे हमने ध्यान दिया, जो ज्यादातर किससे काम कर रही थी? मशीन से। इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा लगता था और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं बढ़ पाती थी। तो हमें ध्यान देना किस पे चाहिए था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे। लेकिन ये दोनों ही इंडस्ट्रीज को हमने क्या किया? इग्नोर किया। और इग्नोर क्यों किया? ये गवर्नमेंट से पूछने का। सेकंड 5 ईयर प्लान में ये तय हुआ कि हमें फटाफट डेवलपमेंट करना है, तो मास प्रोडक्शन के लिए जाना पड़ेगा और मास प्रोडक्शन के लिए हमें मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। नो डाउट बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस होना चाहिए था, पर आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्रीज को इग्नोर किया ना, वो गलत था। साथ साथ वो भी डेवलपमेंट होता रूरल एरिया में, और यहाँ शहर में आप बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज भी शुरू करते, दोनों तरफ से एफर्ट लगाते, तो बात कुछ अलग होती, तो पिक्चर कुछ अलग होता। अब हुआ ये, मशीन्स ज्यादा काम पे लग गए, लेबरर्स को नौकरी नहीं मिली, वो फिजूल बैठे रहे, वो अनएम्प्लॉयड रहे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकती थी वो हुई नहीं। उनको काम मिलना चाहिए था, काम मिलता तो इनकम मिलती, इनकम मिलती तो पॉवर्टी कम होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो पॉवर्टी बढ़ी। अंडरस्टूड? चलिए फिर आगे। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा वर प्रोग्रेसिंग स्लोली। ठीक है, सो प्राइमरी एक्टिविटीज में ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं। फार्मिंग मतलब खाली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ग्रो करना नहीं होता, है ना। फार्मिंग में ये भी आता है, व्हेन यू टॉक अबाउट प्राइमरी इंडस्ट्री, इट टॉक्स अबाउट एवरी सच इंडस्ट्री विच इज इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ नेचर, जो कुदरत के नजदीक रह के हो सके, ऐसी हर एक्टिविटी को हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते थे, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री आ गया, जिसमें फिशरीज आ गया, जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग आ गया। ओके, ये सारी चीजों को हम उतने अच्छे से प्रोग्रेस नहीं करा सके क्योंकि इन पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने मतलब जो फार्मर्स हैं वो तो यही काम कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट, उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी, उसमें कोई नया डेवलपमेंट, उसको लेकर कोई नई स्कीम्स, उसको लेकर कोई सब्सिडीज, कुछ भी अवेलेबल नहीं कराया गया था। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ड्यू टू लो एम्प्लॉयमेंट, the income remained low, and with income remaining low, we could not eliminate poverty at all. Okay, so poverty started rising. Understood? तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय।